नमस्कार दोस्तों, 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगल बजने में अब कुछ महीनों का समय शेष है। और इस बार चूंकि पिछली बार 2022 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ में था, अब राष्ट्रीय लोकदल एनडीए में है। इस बार भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मजबूती के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी सीटों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। और खास तौर पे मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट को लेकर भी अभी से चर्चा का दौर शुरू हो चुका है। पूर्व में 2022 में इस विधानसभा सीट से चंदन चौहान विधायक बने और बाद में लोगों ने उन्हें चुनकर लोकसभा पहुंचाया। और जब उपचुनाव हुआ तब भी ये चर्चा चली कि हमारी जो भाभी हैं श्रीमती जी चंदन चौहान जी की, वो चुनाव मैदान में उतरेंगे, लेकिन पार्टी ने प्रत्याशी बनाया मिथिलेश पाल को। अब जब 2027 का विधानसभा चुनाव सामने है तो ये चर्चाएं फिर से तेज हो गई है कि इस बार यशिका चौहान जी भी मीरापुर विधानसभा सीट से गठबंधन की प्रत्याशी हो सकती हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो एमपी साहब, सबसे पहले तो 2027 को लेकर क्या माहौल आप महसूस कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर? देखिए, अभी चुनाव का दौर शुरू होने में समय है। फिलहाल जो पार्टियां हैं सभी अपनी हम मिलकर संगठनात्मक रूप से संगठन को मजबूत करना हो, अपने जो त्रुटियां हैं उन्हें दूर करना हो, और जो भी सकारात्मक काम हो सकते हैं उनमें लगातार प्रयास कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी भी लगातार जनपदवार दौरे कर रहे हैं। जो योजनाएं हैं उनका लाभ जनता तक पहुंचे और एक पॉजिटिव सकारात्मक चुनाव के मुद्दे हों, विपक्ष की जो नकारात्मकता है वो हावी ना हो पाए और जनता के लाभ को और बड़ी लकीर खींच के चुनावी मैदान में सभी दल जाए, उसकी तैयारियां लगातार चल रही हैं। राम मंदिर के निर्माण का शोर किसी पार्टी ने मचाया, अब राम मंदिर में चंदा चोरी का शोर दूसरी पार्टी मचा रही है। क्या लग रहा है कि लोकसभा चुनाव पे इस मुद्दे का कितना असर पड़ेगा? विधानसभा चुनाव, देखिए, त्रुटियां जहां भी रह जाएं उसे दूर कर लेना चाहिए। राम मंदिर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हम सबकी आस्था के केंद्र हैं। बहुत से श्रद्धालुओं ने मेहनत करके राम मंदिर बनवाया, वहाँ आस्था जुड़ी हुई है। अगर वहाँ कोई अनियमितता है वो निश्चित रूप से भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम करती है। पर सही सरकार का, सही प्रशासन का यही मायने है कि वो उन त्रुटियों को, उन गलतियों को दूर करें। जो दोषी हैं उन्हें उचित जो है दंड मिले, ये वहाँ की जनता मानती है। और हमें पता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी का गठन किया है। तो देखिए, सकारात्मक रिपोर्ट आके व्यवस्थाएं पूरे राम मंदिर के साथ साथ पूरे देश की व्यवस्थाएं दुरुस्त होने का काम करेंगे। संसद मार्च का ऐलान किया गया है। कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग है। सोनम वांगचुक कल जंतर मंतर से उठा दिए गए पुलिस द्वारा। तो इस पूरे माहौल को कैसे आप देख रहे हैं? और कल जब संसद मार्च होगा और परसों से आपका मानसून सत्र शुरू हो रहा है, तो मानना जा रहा है कि भाई इन मुद्दों को लेकर संसद में भी हंगामा होगा इस बार? देखिए, ये लोकतंत्र में सब अधिकार है धरना देना, अपनी बातों को रखना, पर कोई ऐसी व्यवस्था जो अव्यवस्था पैदा करती हो उससे बचना चाहिए। जंतर मंतर पे धरना चल रहा है, सरकार के संज्ञान में है। जो मैंने बताया, जो जो त्रुटियां थी उसमें दूर होके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सरकार कैसे काम करें, इस पे लगातार प्रतिदिन हमारे मजबूत नेतृत्व जो है काम कर रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है शांतिपूर्वक तरीके से अगर कोई भी धरना आंदोलन करेंगे तो कोई भी उसे छिंद बिंद नहीं करेगा, और अगर कोई अनियमितता होगी तो वो सबके लिए हानिकारक है। रही बात संसद सत्र की, तो जैसा बाहर माहौल होता है सदन के अंदर भी एक राय से सदन चलता है, चर्चाओं से रास्ता निकलता है। सकारात्मक रुख से अगर विपक्ष बात करेगा तो हर चीज़ का जवाब दिया जाएगा, पर शोर से, हंगामे से अगर ऐसा अव्यवस्था फैलाई तो वहाँ चर्चा का माहौल नहीं हो पाएगा। पिछली बार ऐसा लगा जब शीतकालीन सत्र था तो लगा कि पहली बार मोदी सरकार बैकफुट पे थी, लेकिन अब जब मानसून सत्र हो रहा है उससे पहले पार्टियों में जो तोड़फोड़ का सिलसिला चला है, 20-20 एमपी टूट कर आ रहे हैं पार्टियों में। क्या लग रहा है कि इस बार जो मोदी सरकार का प्रभुत्व है वो संसद में दोबारा दिखाई देगा क्या? नहीं, पार्टी कोई नहीं टूटी है। ये जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं
उसके अंदर सांसद अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रहते हैं। और अभी तो ऐसी कोई सूचना आधिकारिक हमारे पास है नहीं। अगर सदन के दौरान या आने वाले भविष्य में कोई सूचना होगी तो निश्चित रूप से मैं बेहतर तरीके से आपके सवाल का जवाब दे पाऊंगा। पर फिलहाल एनडीए मजबूती के साथ जनता के मुद्दों को लेके सदन के अंदर जाएगी। जो ये हमारा जो मानसून सत्र है ये बहुत महत्वपूर्ण सत्र है। दुनिया एक विशेष परिस्थिति के अंदर फंसी हुई है। उस फंसी हुई परिस्थितियों से अपने देश को बहुत अच्छी तरीके से इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरी सरकार कर रही है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि विपक्ष के साथी भी सहयोग करेंगे और हम अपने लोगों के कल्याण के लिए लगातार काम करते रहेंगे। एथेनॉल को लेकर जो सोशल मीडिया पे इस वक्त बवाल मचा हुआ है और गडकरी जी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कई चीज़ें हैं जो प्रूफ नहीं हो पाई। सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अपनी बात उठाने का, पर कई बार नकारात्मकता उसमें ज़्यादा दिखती है। बिना तथ्य के बातें ज़्यादा होती हैं। गडकरी जी और एथेनॉल, कोई भारत पहला देश नहीं है, पहली बार एथेनॉल नहीं बनाया जा रहा। विश्व के अन्य देश भी है जहाँ एथेनॉल की मात्रा मिलाई जा रही है। कहीं कोई अनियमितता है तो उसके लगातार कंपनीज और जो गाड़ियों की हमारी संबंधित टेक्नीशियंस हैं वो जिम्मेदार हैं। पर अभी तक ऐसा कोई फैक्चुअल चीज़ सामने नहीं आई जिसने बताया हो कि एथेनॉल से बड़ा नुकसान है। और कहीं ना कहीं मुझे तो ये किसान विरोधी जो लॉबीज़ हैं, जो नहीं चाहती गन्ने किसान मजबूत हो, जो नहीं चाहती भारत के देश का किसान मजबूत हो, वो कहीं ना कहीं गुमराह करने का काम कर रही है। ये भ्रामक प्रचार है आपके साथ? 100% ये भ्रामक प्रचार है, किसान विरोधी प्रचार है। और आने वाले समय में जहां E5, E10, E20 और बहुत से देशों में मुझे भी जाने का मौका मिला, वहाँ E40 तक तो मैंने खुद, क्योंकि यहाँ तो पेट्रोल पंप पे दूसरा सहकर्मी डालता है, वहाँ खुद हाथ से डालना पड़ता है, तो हमने खुद डाल के अपनी गाड़ियाँ चलाई। मुझे तो ऐसा नहीं है, कहीं टेक्निक में भी अब तक फ़र्क नहीं है। भारत की बहुत अच्छी गाड़ियाँ हैं, सुजुकी बहुत अच्छी है, हमारी और दुनिया भर की कंपनीज़ हैं। जहाँ E100 तक की बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं एक लॉबी है जो नहीं चाहती कि भारत आत्मनिर्भर बने, जो नहीं चाहती कि भारत के किसान कल्याणकारी उसकी भविष्य हो, वो इस तरह का दुष्प्रचार कर रही है। चलिए, अब आप विधानसभा चुनाव की तरफ लौटते हैं। तो 2027 का विधानसभा चुनाव है और लोगों की नज़रें लग गई है इस बात पे कि एनडीए के गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल को इस बार कितनी सीटें मिलने वाली हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ आपके गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल को शायद 33 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ने का मौका मिला था। तो इस बार राष्ट्रीय लोकदल की कितनी सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी है और गठबंधन में कितनी सीटें राष्ट्रीय लोकदल को मिलने की उम्मीद है? वैसे बालियान साहब, आप ज़्यादा नज़दीक हैं दोनों शीर्ष नेतृत्व से मेरे से, और इसका जवाब तो मुझे आपसे भी पूछना पड़ेगा। पर जो ये इतना ये भ्रामक प्रचार है। ये भ्रामक प्रचार, ये उनके व्यूअर्स जानते हैं कि जैन जी कितना सम्मान करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ कितनी घनिष्ठता है आदरणीय बालियान साहब की। तो हम भी चाहेंगे कि हमें भी जल्द से जल्द बता दें, पता करके ठीक ठाक करा के बता दो। घुमाओ मत बात को, लोग ये कहेंगे मैं चंदन चौहान साहब आम के साथ नीचे को दबा के बात को। नहीं, ऐसा नहीं है। हम 403 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए के हम घटक दल हैं, और जो काम जिसका है उसी को करना चाहिए। मेरा काम सीट लेने का या बताने का नहीं है। मेरा काम ये है कि मेरा नेता जितनी सीट सौंपे, मेरे गठबंधन के शीर्ष नेता जितनी सीट दें, उनको एक एक करके जिता के हम मजबूती से भेजें, ये मेरा फ़र्ज़ है। और मुझे पूरी उम्मीद है एनडीए की बड़ी बढ़त जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से शुरू होगी, वो पूर्वांचल से जाते जाते एक बड़ी लीड देके तीसरी बार एनडीए की सरकार बनाने का काम करेगी। ऐसी भी चर्चाएं चल रही है, ऐसी आशंकाएं भी जताई जा रही है कि आरएलडी की कुछ सीटें भी बीजेपी अपने खाते में ले सकती है। कितनी सच्चाई इन चर्चाओं में? व्यक्ति से गलत सवाल पूछ रहे हैं आप। मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं आधिकारिक उसमें भी सही है, सवाल भी सही है, बताने नहीं चाह रहे। तो बालियान साहब, जो अच्छा होगा वो एनडीए के लिए और स्थानीय लोगों के लिए जो बेहतर होगा वो निर्णय लिए जाएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी बहुत उदारवादी हैं,
बहुत ठंडे दिमाग से सोच के निर्णय लेने वाले नेता हैं। हमारे नेता जयंत चौधरी जी बड़े दिल वाले हैं, वो बड़े रिस्क लेना जानते हैं और वो जानते हैं जिसके साथ वो रहे हैं उसको ईमानदारी से कैसे अपना 100% दे के आगे बढ़ाएं। वो पीछे खुद एक कदम रह के अपने सहयोगी का आगे मदद करने का काम करते हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है अपने कार्यकर्ताओं को हितों को बचा के, अपने संघर्ष के समय से जो लोग साथ रहे हुए हैं चौधरी चरण सिंह जी के साथ, चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले लोगों को साथ लेके चलने वाले लोगों को साथ लेकर एक मजबूत गठबंधन में पश्चिम उत्तर प्रदेश में तगड़ी टक्कर देने का काम ये गठबंधन करेगा। 2022 में जिनके साथ जयंत चौधरी थे अखिलेश यादव जी, 27 में उनका क्या होगा? देखिए, एनडीए की सरकार बनेगी तीसरी बार, मैंने बताया, उसका सवाल का जवाब दिया आपका, और मजबूती के साथ, क्योंकि ये स्वाभाविक गठबंधन है, कार्यकर्ता बहुत मजबूती के साथ एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं और जहां कार्यकर्ताओं का तालमेल अच्छा होता है वहाँ निश्चित रूप से परिणाम भी अच्छा आने का काम होता है। तो आपको देखेंगे 27 की जब काउंटिंग शुरू होगी तो मुजफ्फरनगर जनपद अन्य 75 जनपदों से कहीं पीछे नहीं रहेगा। चलिए आखिरी सवाल वो मैं पूछ लेता हूँ। अब विधानसभा चुनाव से जिले में आ जाओ और जिले में आ जाओ मुरैपुर विधानसभा में, हमारी भाभी जी चुनाव लड़ने वाली है क्या 27 में? मैं इसमें भी आपकी मदद लेनी पड़ेगी। आपकी नज़दीकी शीर्ष नेतृत्व से ज़्यादा है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, आज बाबूजी की पुण्यतिथि है, बाबू नारायण सिंह जी के सभी मानने वाले लोग साथ बैठे हैं। जो निर्णय लेते हैं मेरे तो सब सहयोगी रूप से सब मेरे बड़े लेते आए हैं। मेरे पिता बहुत छोटी उम्र में चले गए थे, यही सब लोग हैं जिन्होंने हमेशा आगे बढ़ाने का, हाथ पकड़ के चलने का काम किया। इनके बिना तो मैं निर्णय ले नहीं सकता कोई। ये कहेंगे कदम आगे बढ़े तो आगे बढ़ेंगे और ये कहेंगे 2 कदम पीछे कर तो पीछे रहेंगे। और रही बात नेता की, मैं अनुशासित सिपाही हूँ राष्ट्रीय लोकदल का। जो मेरा नेता निर्णय लेंगे मैं वहाँ जाके मेहनत करने का प्रयास करूँगा। फिलहाल मैं राष्ट्रीय लोकदल का सांसद हूँ, 5 कॉन्स्टिट्यूंसी की तो मेरी जिम्मेदारी है ही है, 5 की 5 जीते। और जहाँ मैं मदद करा सकता हूँ बाबू नारायण सिंह जी की विरासत से, चौधरी चरण सिंह जी की विरासत हम सब साथ मिल जुल के बढ़ा सकें, वहाँ पूरी ताकत से हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। घुमाओ फिराओ मत, बस ये बता दो कि भाई टिकट की मांग है। चलो ये जो सब लोग आए आज बाबू नारायण सिंह जी की पुण्यतिथि पे, इन्होंने कान में क्या फूंक मारी ये तो बता। आप इन्हीं से पूछ लेना। मैं तो ये तो काम मुझे बतावे, मैं सारे काम पूरे करूँ, इनका प्रयास करता हूँ कम से कम। हमारी भाभी को लड़ाने के लिए कहा नहीं इन्होंने? वो तो आप भी, आपका हमारे रिश्ते भी है, आपके हमारे रिश्ते भी हैं। जो आप फैसला कर लोगे बालियन साहब पे छोड़ देते हैं, एएसबी न्यूज़ पे। जो एएसबी न्यूज़ सही कैमरा दिखा देगा वो कर लेंगे, निर्णय ले लेंगे। मेरे बना छोटो, मैं ना मेरी ना मोहर लगने की सिंबल पे। आम कैसे लगे आपको ये बताओ? आम तो बढ़िया लगे। ठीक है ठीक है। तो फिर कुछ खबरी मिलने वाली है ना, जो चाहने वाले हैं ना? नहीं, अभी कोई समय ही नहीं है चुनाव का। अभी समय है संगठनात्मक रूप से मजबूत होने का। अभी समय है जो हमारे कोई लोग हैं वो उनकी आकांक्षाओं पे हम खड़े नहीं उतरने, उन्हें मनाने का, साथ एकजुट लेके चलने का, रणनीति बनाने का और विरोधियों की रणनीति में निगाह रखने का। तो अभी इस चुनाव का समय नहीं है, अभी और बहुत सारे काम हैं। अब उन्हें कर लें, फिर चुनाव आएगा तो जवाब सही समय पे सही देंगे। पैतरा सही टाइम पे खेल लोगे? नहीं, पैतरा क्या है, ये तो हिस्सा है राजनीति का, उसे पूरा करना चाहिए। और मैंने बताया ये सब जितना जो कुछ भी सिखाया, यहाँ जितने बैठे इन्होंने सिखा रखा मुझे। ये माइक पे बोलना भी नहीं आता था हमें, तो आपने सिखाया हमें। तो ये सब लोग जो सिखा देंगे वही निर्णय हम लेने का काम करेंगे। चलिए, तो फैसला पार्टी के नेतृत्व और जनता पर छोड़ रहे हैं चंदन चौहान जी कि उनकी पत्नी मीरापुर से चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। लेकिन एक दावा निश्चित तौर पर कर रहे हैं कि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार तीसरी बार रिपीट होगी। एनडीए बहुमत के साथ यूपी में सरकार बनाएगा और 27 में जो उम्मीदें अखिलेश यादव की अधूरी रह गई थी, वे 22 में जो अधूरी रह गई थी वे 27 में भी अधूरी रहेगी, ऐसे कह रहे हैं चंदन चौहान।